आज हम आ चुके हैं मुखर्जी नगर में। आइए चलते हैं और जानते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं एक स्टूडेंट को। आइए चलते हैं इंडियन PCS एकेडमी, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं ऊपर। और अब चलते हैं इनके ऑफिस में और पता करते हैं यहाँ की फ़ीस स्ट्रक्चर और ये फैकल्टी के बारे में। हेलो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम SK सिंह है जी। और मैं इस कोचिंग का डायरेक्टर हूँ। ये कोचिंग PCS परीक्षाओं के लिए है। मुखर्जी नगर की पहली कोचिंग है जो PCS परीक्षाओं के लिए पूरी तरह से समर्पित है। अच्छा, हाँ। यहाँ के फीस स्ट्रक्चर क्या है यहाँ का? देखिए, पहली चीज़ की जो बच्चा यहाँ पे पहले आ रहा था, पहले हम ये समझाते हैं कि हमने PCS एकेडमी खोला क्यों और क्यों बच्चे को PCS की तैयारी करनी चाहिए। पहले इस मुद्दे को समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग फीस वाला मुद्दा समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़, जो भी बच्चा दिल्ली में तैयारी करने के लिए आ रहा है वो ये चाहता है कि उसे एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी मिल जाए और ठीक ठाक मिल जाए। तो ये मुखर्जी नगर जो है ये IAS का हब है। ये UPSC के छात्रों के लिए, पूरे देश के लिए मक्का और मदीना है। और पूरे देश से जो बच्चे जो UPSC की चाह रखते हैं वो यहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि UPSC में जो है रिजल्ट बहुत कम रहा है पिछले कई वर्षों को अगर देखा जाए तो बच्चे मेहनत तो कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, लेकिन सीट ही कम है। आप ये समझेंगे पूरे साल लगभग 600 से लेके 1200 के बीच में सीट होती है और उसमें पूरे भारत के बच्चे होते हैं। तो एक वैसे भी आप देख सकते हैं सीटें कम होती हैं। दूसरी चीज़ की बच्चा ये चाहता है कि कहीं ना कहीं पहले वो एक बार गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर ले और उसके बाद वो आगे फिर UPSC के लिए तैयारी कर सकता है। हम अपनी कोचिंग केवल और केवल PCS परीक्षाओं को लेकर समर्पित करने वाले मुखर्जी नगर की एकमात्र कोचिंग है जिसमें हम पूरे भारत की बच्चा किसी भी स्टेट की तैयारी करता हो उसके लिए हम अलग अलग फैकल्टी को बुलाते हैं और हम क्लास कराते हैं। मेनली अभी हम जो अभी रिसेंट में हमारे यहाँ जो कोर्स चल रहा है, जैसे हम BPSC के लिए करा रहे हैं। BPSC अभी 12 फरवरी को पेपर है उसका हम लोग चला रहे हैं। फाउंडेशन बैच चला रहे हैं 69 के लिए, फाउंडेशन बैच चला रहे हैं BPSC 69 के लिए, बिहार के बच्चों के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह UP का अभी देखेंगे मई में पेपर है तो उसके लिए हम लोगों ने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है। तो UP का हम लोग मेन फोकस कर रहे हैं, बिहार का हम फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान का, MP का, उत्तराखंड में अभी जैसे पेपर था तो बच्चे बहुत परेशान थे यहाँ पे कि मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कैसे पढ़ेंगे। तो उसमें हमने सारी चीज़ें उनको निःशुल्क ही उपलब्ध करवाया कि आप लोग पहले पढ़ें किसी तरह से। जो बच्चा यहाँ पे है और मेहनत कर रहा है, और उसमें हमने लगातार करीब यहाँ पे 50 घंटे का कार्यक्रम रखा था जो बिल्कुल ही फ्री रखा था। और उसमें हमने बहुत सारे बच्चों को उसमें मतलब मौका दिया पढ़ने का, पूछने का, समझने का। काफ़ी फ़ायदा मिला बच्चों को क्योंकि एग्जाम में टाइम कम था। तो उस बात को देखते हुए हमने एक क्रैश कोर्स टाइप में हाँ बच्चे को जल्दी से जल्दी चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करा दी जाएँ। हमारे कोचिंग का उद्देश्य ये है कि जो बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं वो ठीक है IAS बनना चाहते हैं IAS बने, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो बच्चा IAS की तैयारी करना चाह रहा है वो पहले PCS में SDM, जैसे कोई SDM हो गया, कोई DYSP हो गया, इस तरह के पदों पर कहीं पहले वो सेलेक्ट हो जाए। अच्छा, बहुत बार क्या होता है कि PCS से भी सिलेक्ट हो करके प्रमोट होकर लोग IAS बनते हैं, उसके आगे भी जाते हैं। तो हमें ये है कि अगर बच्चा थोड़ा ठीक से पढ़ेगा और उसको ठीक से गाइडलाइन दी जाएगी तो वो PCS परीक्षाओं में बहुत अच्छे से कर सकता है। अच्छा, इसको समझिए कि PCS की ज़रूरत क्या थी। यहाँ पर होता क्या है कि जो बच्चा आता है ना और वो PCS करना भी चाहता है ना, तो जो कोचिंग चलाते हैं लोग, वो लोग कहते हैं कि देखो भाई IAS की जो फीस होती है वो 1 लाख से लेकर 2 या 2.5 लाख तक की फ़ीस है। तो वो क्या कहते हैं कि ठीक है हम तुम्हें फीस में थोड़ा रिबेट देते हैं और तुम ऐसा करो कि IAS की करो, उसमें सिलेबस आपका मैच कर जाएगा और आप पढ़ लेना, IAS का भी आपका हो जाएगा और PCS का हो जाएगा। इस चक्कर में ना तो बच्चा IAS कर पा रहा था ना PCS कर पा रहा था। एकमात्र हमारी ऐसी कोचिंग है जो हम ये कह रहे हैं कि आप अगर PCS चाहते हैं और जिस स्टेट का चाहते हैं हम उसके लिए आपको फोकस करके एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को कराएंगे। उससे क्या हो जाएगा कि बच्चे का फोकस जो है बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा, बच्चा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेगा, रिजल्ट आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इस दिशा में हम लोग पूरी टीम बना करके अच्छे से काम कर रहे हैं और उसका फ़ायदा हमें मिल रहा है। हाँ, उसका फ़ायदा मिल रहा है। कितने शहरों में आपकी ब्रांचेस है अभी तक? देखिए, अभी तो हमारा ये पहला प्रयास है। बेसिकली मैं खुद 2005 से मैंने पढ़ाना शुरू किया था और बहुत सारे बच्चों को जैसे अभी हमारे यहाँ से UP में 2016 में प्रभात राय का 12th रैंक आया था। अभी इस समय मिर्ज़ापुर में DYSP हैं, शैलेंद्र सिंह हैं जो अभी जमनिया में SDM हैं। इसके बाद BN सिंह हैं जो लखनऊ में पोस्टेड हैं। आरती नेगी हैं जिनका CDPO में 2nd रैंक आया था।
वो हिमाचल प्रदेश में CDPO के पोस्ट पे चयनित हुई थी। तो मेरे पास ना बहुत सारे बच्चे रहे जिनकी सफलता में सीधा सीधा हमारा योगदान रहा और जिनको हमने पढ़ाया। लेकिन हम बता रहे हैं कि हमने PCS परीक्षाओं को लेके अभी जो है पिछले वर्ष ही हमने इस चीज़ को सेंट्रलाइज किया कि नहीं, अगर हम बच्चे को जैसे IAS करा रहे हैं, IAS PCS करा रहे हैं, ये पैटर्न ही गलत था और हमें लगा कि ये पैटर्न गलत है, तो कोई एक ऐसी कोचिंग आगे बढ़े जो PCS में कदम बढ़ाए और बच्चों को उस दिशा में आगे लेके चले। तो इस दिशा में हमने चीज़ों को आगे बढ़ाया। जैसे आप पूछ रहे थे पहले कि भाई फीस का कितना है, तो हमने बड़ा नॉर्मल फीस रखा है 1 लाख रुपए। चूँकि IAS की फीस 1 लाख से शुरू होती है, तो हमने 1 लाख ही रखा है कि हम 1 लाख फीस रखेंगे, जिसमें बच्चे को पूरा जो उसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की फीस 30,000 होती है, वो जो भी टीचर पढ़ाता है वो लेता है। जैसे हमारे यहाँ ज्योग्राफी है और वो हमारे पास बहुत बेस्ट टीचर हैं, BP सिंह सर हैं, 12 ईयर का एक्सपीरियंस है और बहुत सारे बच्चों की सफलता में उनका सीधा योगदान रहा है, वो पढ़ाते हैं। इकोनॉमिक्स में हमारे पास सरवन सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नीतू मैम हैं, पूनम मैम हैं, जो हमारे यहाँ अन्य जो विषय हिंदी में पूनम मैम पढ़ाती है, GS में नीतू मैम है वो पढ़ाती हैं। तो हमारे साथ जो है आनंद सर हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं। हमने बेस्ट फैकल्टियों को रखा है। हमारे साथ संजीव त्रिपाठी सर हैं, सुधीर सर हैं, संजय सर हैं, मतलब हम टीम बहुत बड़ी टीम रखे हैं। हमारे साथ अभिषेक सर हैं, पुष्पेंद्र सर हैं। तो एक अच्छी टीम के साथ में, बड़ी टीम के साथ में PCS परीक्षाओं पे टू द पॉइंट हम लगातार काम कर रहे हैं, जिसका फ़ायदा जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक बहुत ज़्यादा मार्केटिंग तो नहीं किया, लेकिन हाँ जिन बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है उनके थ्रू जो बच्चे आ रहे हैं, जो जान पा रहे हैं, वो इसका लाभ जरूर ले पा रहे हैं। तो अगर बच्चा मान लीजिए, अगर हम ऑप्शनल की बात ना करें तो नॉर्मली हमने 70,000 फीस रखी है, जिसमें हम बच्चे को 1.5 साल तक, मतलब कोर्स तो 1 साल का होता है, लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको टेस्ट सीरीज कराते हैं, मॉडल आंसर राइटिंग, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा कराते हैं। तो लगभग हमें 1.5 साल का समय लग जाता है। लेकिन हम जहाँ पर एक चीज़ समझिए, जहाँ पे IAS की तैयारी करते समय यहाँ पर कोचिंग उन बच्चों को 3 साल तक रखती हैं। बच्चा 3 साल पढ़ता है, आगे 2-3 साल तक उसको मटेरियल के लिए लगता है, वहीं हम 1 साल में पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं। और जो काम बच्चा घर पे जाके करेगा उसके लिए हम 6 महीना रोक करके उसका पूरा हम क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं कि भैया तुमने क्या पढ़ा, आज क्या पढ़ा, आज आपने सिलेबस क्या पूरा किया, ये जो है टेस्ट इसमें आपका क्या है। तो हम 1.5 साल में उसको पूरी तरह से तैयार कर दे रहे हैं। तो ये किसी भी बच्चे के लिए जो है हमारे पास मतलब सुनहरा मौका है। तो उसके अलावा हम लोग एक और चीज़ कर रहे हैं, जैसे अगर कोई बच्चा 10वीं कर रहा है, कोई 12वीं कर रहा है, तो उसको हम लोग शुरू में की तैयारी के लिए आप कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्या करना चाहिए, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। अगर ये कोई बच्चा दिल्ली में रह सकता है तो उसके लिए हमारे पास वीकेंड का प्रोग्राम होता है कि आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, लेकिन आप 2 दिन हमारे पास आइए और हम उसमें आपको बताएंगे कि क्या क्या पढ़ना है। अगर आप आगे इस फील्ड में जाना चाहते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम, और उसमें मेंटरशिप साथ साथ हम क्या करते हैं, उनको क्लास में भी 2 दिन बैठा रहे हैं। केवल मेंटरशिप ही नहीं है, उसमें हम 2 दिन उनको बकायदा, हम भी जानते हैं या किसी दिन छुट्टी हो तो उनको बुला लेंगे, मतलब हम उनके पीछे पहले से लग जाएंगे ताकि वो ग्रेजुएशन के साथ साथ क्या करे। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है, कुछ पता नहीं रहता है, उसके बाद वो 4-5-6 साल तैयारियों में इधर उधर बिता देता है। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है, जो एनर्जी है, वो बच्चा ग्रेजुएशन के साथ साथ वो गवर्नमेंट जॉब में चले जाए और देश की अच्छे तरीके से सेवा कर पाए। तो इसी प्रोजेक्ट पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। इसमें जो भी बच्चे, जैसे मान लीजिए कोई गरीब फैमिली से बिलोंग करता है या किसी कोई इशू भी है, तो उस तरह से भी हम लोग जो है अपना आपस में टीचर लोग कंट्रीब्यूट करके उसकी फीस का कुछ पार्ट संस्थान की तरफ से पे करवा के, तो उस चीज़ पर भी हम लोग काम करेंगे। अगर किसी बच्चे की जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसमें भी हम लोग पूरी तरह से मदद कर पा रहे हैं। हाँ, ये प्रोग्राम जी बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। अच्छा, यहाँ के जो टॉप फैकल्टीज़ हैं, हाँ, उनके बारे में और बताइए। जैसे कि स्टूडेंट काफ़ी जानना चाहते हैं, क्यूरियस रहते हैं कि स्टूडेंट ये टीचर के बारे में जब तक नहीं जानेगा तब तक कैसे पढ़ेंगे उनसे। हाँ, उनके बारे में बताइए जो आपकी टॉप फैकल्टी हैं। देखिए, हमारे पास जो फैकल्टीज़ हैं, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें हमें समझना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि नाम बहुत बड़ा होता है जी, बहुत सारे टीचरों का नाम है जो आज के समय में अपनी कोचिंग में खुद ही नहीं पढ़ा रहे हैं और उनके नाम से कोचिंगें चल रही हैं और वहाँ पे कोई और टीचर पढ़ाते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर 2 चीज़ें, नाम और काम। हमारे साथ जितने भी हमने फैकल्टी को अपने साथ जोड़ा हुआ है, मिनिमम 12 साल का 12 ईयर एक्सपीरियंस के साथ वाले फैकल्टी हैं। मतलब उन फैकल्टी का एक्सपीरियंस 12 साल का है, 12 साल फैकल्टी है। और वो सारे लोग हैं जो लगातार मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, मतलब उन्हें ये पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या बना। अगर मान लीजिए मैं बहुत और ज़्यादा सीनियर फैकल्टी को लेके आऊँ जिनको ये भी नहीं पता है, पढ़ाते तो ठीक है, मैं किसी फैकल्टी की बुराई नहीं करता कि कोई फैकल्टी ठीक नहीं पढ़ाता है, फैकल्टी सब लोग अच्छे हैं, सभी लोग अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे उन फैकल्टी की बात कर रहा हूँ जो बच्चे के साथ में काम, अब कोई बच्चा आता है कहता है मुझे समय चाहिए, जो बहुत बड़ा नाम वाला फैकल्टी वो कहता है कि नहीं मेरे पास तो समय नहीं है, मैं केवल क्लास में समय। हमें वैसे फैकल्टी की जरूरत भी नहीं है, हमें उस फैकल्टी की जरूरत है जो बच्चे को बैठे और बताए कि बेटा देखो ये वाला सेक्शन पढ़ो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपका जो डाउट था उसको हम ऐसे ऐसे बना सकते हैं। तो हमारे साथ जितने भी फैकल्टी जुड़े हुए हैं वो बच्चे डिसाइड करते हैं। टीचर जाता है क्लास में, बोलता है कि हाँ ठीक है, डन है तो डन है। अभी हमारे साथ में हमारे एक फैकल्टी हैं, मैं अभी आपसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा, बैठे हुए यहीं पर काम कर रहे हैं, BP सिंह सर हैं। क्योंकि हम लोग 2-3 फैकल्टी तो लगातार यहाँ पे पूरे दिन बच्चों के लिए बैठे रहते हैं। तो अभी हमारे साथ हैं BP सिंह सर, मैं आपसे भी मिलवाऊंगा। सर एक बार आ जाइए इधर।
ये सर हैं जो हेलो सर। मैं आपको बता दूं कि सर जी। का अपना परिचय रहा है कि सर का अपना विफालिका आईएएस है और सर जो है 12 साल से पिछले 12 साल में सिविल सर्विस में मार्गदर्शन कर रहे हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल में सर का बहुत योगदान है और सर हमारे साथ जीएस सब्जेक्ट के लिए, जीएस में जो ज्योग्राफी वाला सब्जेक्ट है उसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सर से बात करिए। जी सर। सर आपके हिसाब से स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा ऑप्शनल पे क्या फोकस करना चाहिए, स्पेशली ज्योग्राफी का आपका फील्ड है तो कौन से सेक्शन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? सबसे ज़्यादा देखिए, ज्योग्राफी के ऑप्शन में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट सेकंड। तो स्टूडेंट के नंबर सेकंड पेपर में कम आते हैं जी। क्योंकि वो पूरा अप्लाइड होता है। तो मैं तो यही सलाह देता हूँ बच्चों को कि सेकंड पेपर पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि वो बहुत बड़ा सेक्शन जो जीएस में आता है। जैसे फर्स्ट पेपर में फिजिकल ज्योग्राफी होता है, सेकंड में इंडियन ज्योग्राफी होता है। तो इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट ऐसा है जो बहुत अप्लाइड है, अप्लाइड में तो करंट अफेयर्स जुड़ा हुआ है। तो अगर सेकंड पेपर पे अच्छे से ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमें इधर जीएस में भी मतलब यहाँ पे होगा सही मिलेगा हमें। अच्छा। तो वैसे दोनों ज़रूरी है, फर्स्ट पेपर भी सेकंड पेपर भी, लेकिन सेकंड पेपर में क्या मैप भी होता है। तो मैप में भी मैप पढ़ने से क्या होगा, प्रीलिम्स में सपोर्ट मिलेगा। अच्छा। पेपर 2 हैं, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में मैप नहीं है, सेकंड में मैप है और सेकंड में इंडियन मैप है। तो इंडियन पेपर अगर उसको हम सब अच्छे से पढ़ेंगे तो इधर जो प्रीलिम्स होता है यूपीएससी का, उसमें 10 से 12 क्वेश्चन मैप से ही आते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा है कि आप सेकंड पेपर पे ज़्यादा फोकस करें और मोस्टली स्टूडेंट के नंबर वहीं कम आते हैं। जी, यही मैं पूछना चाह रहा था कि आखिर स्टूडेंट कहाँ पे ये मात खा जाता है? मात ये खाता है कि जब भी बच्चे पढ़ने बैठते हैं ना तो सिलेबस का 10-15% ही पढ़ पाते हैं। अच्छा। तब तक या तो क्लास बंद हो जाती है या वो वापस वापस हो जाते हैं। और सिलेबस बहुत बड़ा होता है, मोस्टली जो 10-15% ही सिलेबस होता है। मेरा कहना है कि एक बार सिलेबस को पूरा पढ़ें और कोई भी टॉपिक, कोई भी यूनिट कम नहीं है ना। जैसे हम आपको बताएं कि पूरे ऑप्शन में 10 टॉपिक फर्स्ट में 10 सेकंड में है, तो सभी को बहुत अच्छे से पढ़ें। और मैं आपको बताता हूँ 99% स्टूडेंट सिर्फ 15% ज्योग्राफी पढ़कर वापस चले जाते हैं। अच्छा। पूरा सिलेबस नहीं हो पाता है, ये प्रॉब्लम है। ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है स्टूडेंट को आपके हिसाब से, जो वो सिलेबस ही नहीं कवर कर पा रहे हैं? देखो क्या होता है कि यहाँ पे जब बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उनके मन में एक ही रहता है कि बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग में जाएंगे तब वहाँ पे ठीक रहेगा। और जो सिलेबस हम 4-5 साल में पढ़ते हैं कॉलेज लाइफ में, यहाँ वो 2-2.5 महीने में कवर हो जाता है। तो देखो, मैं किसी कोचिंग बुराई नहीं करता हूँ, सब टीचर सब अच्छे हैं, लेकिन क्या है कि टाइम नहीं दे पाते। आप समझिए कि पूरा ज्योग्राफी 2 महीने में कैसे कवर होगा। मैं भी कई कोचिंग पढ़ाता हूँ तो कोचिंग की तरफ भी प्रेशर रहता है कि सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म कर दो। तो जैसे हम यहाँ पर्सनल पढ़ाते हैं तो 3 महीने 4 महीने जितना समय लगेगा तो लगता है। अच्छा। टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई कोचिंग आपको 3 महीने 4 महीने देगी तो उसका अपना खर्चा आता है, तो वो कम समय में चीज़ों को समेटना चाहते हैं। जी जी जी। इसलिए प्रॉब्लम आती है, सिलेबस ज़्यादा है। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, पूरा वर्ल्ड का ज्योग्राफी पढ़ना है, इन्वायरमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, बहुत सारे टॉपिक हैं। तो सिलेबस ज़्यादा है और ज़्यादा होने सिलेबस से डरना नहीं है। वो पूरा का पूरा सिलेबस जीएस में आता है जी, जो आपको मेंस में भी पढ़ना है और प्री में भी पढ़ना है। तो लोग कहते हैं कि ज्योग्राफी बहुत बड़ा ऑप्शन है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका सीधे सीधे कम से कम 600 नंबर का मेंस में सपोर्ट है। अच्छा। और कम से कम 100 क्वेश्चन में प्रीलिम्स में 35 क्वेश्चन तक जीएस में सपोर्ट है फर्स्ट पेपर में जी। क्योंकि इन्वायरमेंट होता है, मैप होता है, फिजिकल ज्योग्राफी होता है, इंडियन ज्योग्राफी होता है, और जिसका ज्योग्राफी अच्छा होता है ना उसका साइंस भी अच्छा होता है। अच्छा। तो अराउंड है कि 100 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन सपोर्ट करता है जीएस प्रीलिम्स में जी, इसलिए अच्छा सब्जेक्ट है। और कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके पास? देखिए, अभी जैसा कि सर ने बताया कि हम लोग बच्चों के साथ में एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। जैसे जनरली क्या होता है कि यहाँ पे नॉर्मली 2 से 3 घंटे की क्लास होती है। हम लोग अपने यहाँ बच्चों को 4 से 5 घंटे के लिए रोकते हैं, मेंटरशिप कराते हैं, उनकी पूरी तैयारी ठीक से कराते हैं किसी भी विषय में, चाहे बच्चे का कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर बच्चा ठीक से पढ़े और टीचर ठीक से पढ़ाए तो सफलता के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ जो भी बच्चा हमारे यहाँ प्रोग्राम में रहा है, आज तक मैं बता रहा हूँ किसी बच्चे का पीटी नहीं रुकता। सबसे बड़ी बात हमारे कोच संस्थान की है, अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ तैयारी करेगा
और वो प्री दे रहा है, चाहे वो यूपी का दे ले, चाहे वो बिहार का दे ले। अभी देखिए कट ऑफ जो है 113 पे गया है, लेकिन हमारे यहाँ से जो बच्चे तैयारी कर रहे थे वो लगातार इस बार उन्होंने मेंस लिखा। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात कहना पे कह रहे हैं सर आप। इस बात को एकदम जो है मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि हम प्री नहीं रुकने देते हैं। हम प्रतिदिन, हमारा संस्थान ऐसा है, हम प्रतिदिन फैक्ट पर, जैसे ये चीज़ इलाहाबाद में आपको देखने को मिलती है, क्योंकि मैं इलाहाबाद के गाजीपुर से, मतलब हम लोग इलाहाबाद से तैयारी किए थे, मैंने अपनी तैयारी लगभग 2003 में की थी इलाहाबाद से। तो ये जो कल्चर मैं वहाँ से लाया कि इलाहाबाद में एक चीज़ होता है कि वहाँ पर ऑब्जेक्टिव चीज़ों में बहुत जोर दिया जाता है। तो मैं अपने कोचिंग में हर दिन ही ऑब्जेक्टिव चलाता हूँ कि ठीक है आप फैक्ट तो पढ़ ही रहे हैं, अब हम आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं। और ये टीचर लोग भी ध्यान देते हैं, जब पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, उनको फैक्ट बताते हैं कि देखो बेटा यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इससे क्या होता है ना कि बच्चा प्री क्वालिफाइंग कर लेता है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। होता क्या है कि बच्चा 5 साल तक तैयारी कर रहा है, उसका पीटी ही नहीं क्वालिफाइंग हो रहा है, तो वो नर्वस हो जाता है कि यार मेरी तैयारी में कहाँ कमी रहेगी, बच्चा पढ़ भी रहा है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, बच्चे को मेंस लिखवाते हैं, इंटरव्यू तक फेस कराते हैं, तो उसके चांसेस लगातार बढ़ जाते हैं कि वो अब सिलेक्शन ले लेगा। तो हमारा पैटर्न जो है पढ़ाने का, मैं जो हमारे यहाँ की जो खास बात थी वो मैंने आपको बताया कि हम लोग एक दूसरा जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है, हम लोग क्या करते हैं कि जो बच्चा नया है, जैसे नया बच्चा आया, आप देखिए यहाँ पे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं जिनके पास 500 से 1000 भी बच्चे हैं या उनसे ज़्यादा बड़ी संख्या होती है। उनके यहाँ एक बैच में शुरुआत ही 100 बच्चे से होती है। हमने एक चीज़ किया कि जो बच्चा गाँव से आएगा या जो नया बच्चा आएगा उसको पूरे साल हम 20-20 के बैच में पढ़ाएंगे। इसका ये मतलब हुआ कि 20-20 बच्चों का हम लोग बैच बनाते हैं, 20-20 बच्चों का बैच बनाते हैं, और एक बैच में हम 20 से अधिक 21वां बच्चा नहीं होता है। अच्छा। ये मैं आपको बता दूं, आप कहेंगे तो मैं आपको क्लास दिखा दूंगा। हम एक क्लास में नए बच्चे के लिए 20 बच्चों का, अभी डाउट क्लास आपका होगा, आप वेट कर लीजिए क्लास में, अभी मैं आता हूँ फिर आपको सारे क्लास करवाता हूँ। तो होता क्या है कि हम लोग एक क्लास में 20 बच्चे रखते हैं और उन 20 बच्चों को हम सुपर 20 बोलते हैं और हम उनके पीछे जो है काम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। पूरे मुखर्जी नगर में आप जाएंगे, मतलब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या करते हैं कि भीड़ चाल है। अच्छा वो कोचिंग है, चलो वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं। बच्चा वहाँ भीड़ में ना उसका कोई प्रॉब्लम पूछने वाला है, ना उसका कोई ध्यान रखने वाला है। बच्चे को शुरुआती समय में एक ऐसी कोचिंग चाहिए जहाँ पर उसके डाउट क्लियर हो सकें, जहाँ पर उसको टीचर समय दे सके। ये हमारे संस्थान की इंडियन पीसीएस एकेडमी की बहुत खास विशेषता है कि हम एक एक बच्चे को घर जैसा समझते हैं। क्योंकि देखिए एक चीज़ समझिए, जो बच्चा यहाँ पर हज़ारों किलोमीटर दूर से आया हुआ है उसके लोकल गार्जियन हम ही हैं। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी तो जिम्मेदारी हमें उठानी पड़ेगी। अगर हम 100 बच्चे का बैच चला रहे हैं ना, तो चाहे कितना भी आप मॉनिटरिंग कर लेंगे ना, एक एक बच्चे तक आप पहुँच नहीं बना पाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर मुझे 100 बच्चे का बैच चलाना है, मैं दिन भर में 20-20 करके 5 बैच चलाऊँगा। बात समझ रहे हैं? मेरा टारगेट ये है कि हम भी 100 बच्चे पढ़ाएंगे, हम भी 200 बच्चे पढ़ाएंगे, ज़्यादा टीचरों को जोड़ेंगे और लोगों को जोड़ेंगे अलग अलग, लेकिन बैच बनाएंगे 20-20 का। तो हम लोग अभी तक तो इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। उसका फ़ायदा हम लोगों को मिल रहा है कि हम लोग 20-20 जो है पढ़ा के बच्चों को। देखिए एक चीज़ समझिए, बच्चा यहाँ से घर से आ जाता है और उसको बहुत ज़्यादा शुरू में ना बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है। भाई उसको अनजान शहर में रहना है, उसको पता नहीं कि कोचिंग कैसे शिक्षक मिलेंगे। उसकी वो नया बच्चा क्या होता है पूछ ही नहीं पाता है। 6 महीने तक तो बच्चा दबा रहता है, वो सोचता है इतने बड़े शिक्षक हैं, इतना नॉलेज है, उसको क्वेश्चन नहीं आ रहा, वो पूछ नहीं पाता है। हम डे 1 से उसके साथ कहते हैं कि नहीं, पहली जो बात बताएगी उसको बताओ, जो कल तुमने सीखा वो बताओ। उससे पता चल जाता है कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ होती है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, रूट में काम करते हैं। समझिए कोई, अच्छा ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई व्यक्ति कोई भी संस्थान, अलग अलग संस्थान की सबकी अपनी रणनीति होती है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसका फायदा भी मिल रहा है। तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जैसे अभी क्या हुआ ना, पिछले जो है जैसे कोरोना पीरियड था, कोरोना पीरियड में सबकी मजबूरी थी, हम लोगों ने भी ऑनलाइन क्लास दिया, जूम पे या गूगल ऐप पे या ऐप्स बना करके या यूट्यूब पे बहुत सारा लोगों ने फ्री वीडियो डाला, हम लोगों ने भी डाला। अभी क्या था, ऑनलाइन कल्चर डेवलप हो गया, तो बच्चे को सारी चीज़ें ऑनलाइन मिल गई है। लेकिन ऑनलाइन में जो मेरे पास अभी तक रिसर्च आया, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और जो ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, होता है क्या कि ऑनलाइन में टीचर पढ़ाना शुरू करता है, बच्चे का डाउट क्लियर नहीं हुआ है। बच्चा अच्छा कुछ चीज़ें, कुछ बच्चा यहाँ से पढ़ लिया, कुछ वहाँ से पढ़ लिया, कुछ वहाँ, तो उसका कोहेरेंसी ब्रेक है। वो पढ़ तो ले रहा है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें कनेक्ट कैसे होंगी। तो एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो ऑनलाइन भी लें, लेकिन जो बच्चा इस मोड में पढ़ रहा है कि भाई हमने ऑफलाइन सारी क्लास ले ली और उस क्लास को हम जाके घर पे सुन रहे हैं, उसका बड़ा इम्पैक्ट है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा बच्चे को। नहीं तो होगा कि आप पढ़ेंगे और ये बात आप 1 या 2 साल बाद समझ पाएंगे कि यार मैं ऑनलाइन तो पढ़ ही रहा था चीज़ों को, लेकिन ऑनलाइन पढ़ने के बाद सारी चीज़ें हमने पढ़ी लेकिन मेरा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ। और चूंकि अभी ये सारी चीज़ें प्रक्रिया एकदम नई शुरू हुई हैं, तो इस चीज़ को 2-3 साल समझने में 2-3 साल समय तो बच्चे का यूं ही चला गया। तो आपको कॉपी पेन लेके बैठना ही पड़ेगा और क्लास तक आपको पहुँचना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर, क्योंकि टीचिंग प्रोसेस में अब तक तो यही प्रोसेस चला भी है। ठीक है टेक्नोलॉजी है तो हमें मदद तो कर रही है, लेकिन हम इसमें बता रहे हैं कि बहुत अच्छी बात भी है, इसका फ़ायदा भी हुआ है। अब गांव में दूर दराज तक जो बच्चे इतना फीस नहीं उठा सकते हैं, वो क्या करते हैं, कम से कम पढ़ तो रहे हैं,
प्रतियोगिता से जुड़ तो गए, सीधे से जुड़ तो गए, ये फ़ायदा भी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सक्षम हैं और आप यहाँ पे आ सकते हैं तो आइए, हम आपके लिए पूरी तरह से दिल खोल के हैं, पूरी मदद करेंगे हर स्तर पर। अगर आपको पीजी चाहिए, कुछ भी चाहिए, क्लास की बात है या किसी भी तरह की मदद चाहिए तो हम लोग मदद करते हैं, एक एक बच्चे पे हेल्प तो करते हैं, ये तो हम लोग करते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया सर। क्लासरूम में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं स्टूडेंट को? देखिए, क्लासरूम में हम सबसे पहले फैसिलिटी तो हम बताएं कि भाई देखिए, बच्चा जो है 20 बच्चों का हम लोग रखते हैं क्लासरूम। एक सिंपल सा बोर्ड होता है, टीचर जाता है, एक एक चीज़ को समझाना शुरू करता है, ठीक से पढ़ाता है। पहली बात कि हम ठीक से पढ़ाते हैं। क्लासरूम में पानी वानी की भाई नॉर्मल जो व्यवस्था होती है वो रहती है। जैसे अभी गर्मी का मौसम है तो एसी वेसी लगवा दिया जाता है कि भाई ठीक है, बच्चे को जो है गर्मी का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पर एक चीज़ तो है, मतलब हम अपनी क्लास की बात नहीं करें, आप कहीं भी क्लास में जाएंगे तो ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि बच्चे को मतलब पढ़ाई के समय में एकदम शांत माहौल और वो सब चीज़ें, मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करती है। दूसरा चीज़ क्या हुआ कि मुखर्जी नगर में एक कल्चर और बहुत अच्छा डेवलप हुआ और सब लोगों ने प्रयास भी किया, हम लोग भी उसको खूब अप्रिशिएट करते हैं कि लाइब्रेरी कल्चर डेवलपमेंट हुआ। उससे क्या हुआ कि बच्चा या तो क्लास में है या लाइब्रेरी में है, तो उससे क्या हो गया कि बच्चे का समय इधर उधर जो है, जैसे रूम पे गया बच्चा थोड़ा आलस कर सकता है कि भाई सो लेते हैं, आराम कर लेते हैं। लेकिन अभी लाइब्रेरी कल्चर में क्या है कि वो जो है अपना पढ़ने के बाद खाना पीना खाया और सीधा बैठ के लाइब्रेरी में, सब बच्चे पढ़ें तो भी बैठ के पढ़ेगा। तो एक लाइब्रेरी जो है कल्चर वहाँ पे डेवलप है। इसमें हम लोग एक चीज़ और ऐड कर रहे हैं, हम लोग मेंटरशिप लेके आ रहे हैं। उसमें अगर कोई बच्चा जो मेंटरशिप में आना चाहता है तो उसके लिए कुछ चार्ज उसको देना है, वो कुछ पैसा देगा, जिसमें क्या होगा कि लगातार हम अपने शिक्षकों को उनके बीच में बैठाएंगे और वो शिक्षक उनको लगातार पूरा जो है 12 घंटे सुबह से आ जाएंगे शाम तक, या हो सकता है कि 24 घंटे का भी हम देखेंगे। तो उसमें हम मॉनिटर करवाएंगे कि बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तुरंत टीचर बताए, कोई प्रॉब्लम क्लास में तो बता ही रहे हैं, फिर उसके लाइब्रेरी में भी कोई दिक्कत आ रहा है तो इस प्रोजेक्ट पे भी हम लोग काम कर रहे हैं बेसिकली कि बच्चे को आया तो उसको पढ़ाई से रिलेटेड कोई सुविधा ना हो। खाने में भी यहाँ पे बहुत सारा अच्छी सुविधाएँ हैं, कम पैसे में जो है यहाँ पर जो है होटल की व्यवस्थाएँ हैं। यहाँ पर आपको बताऊं कि आसपास जैसे एरिया है यहाँ बिल्कुल, मतलब मुखर्जी नगर में एक चीज़ समझिए कि मुखर्जी नगर के डेवलपमेंट में इसका जो भौतिक लोकेशन है बड़ा काम करता है। ये मुखर्जी नगर है, सटा हुआ आप देखेंगे इधर परमानंद है, ढका है, आप इधर देखेंगे इंदिरा विहार है, आप इधर बढ़िए इधर गांधी विहार है, वजीराबाद है, इधर गोपालपुर है, इधर नेहरू विहार है। ये जो एरिया है यहाँ पर बच्चे को रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था हर गली गली में है। सबसे अच्छी बात है हर जगह आज के डेट में लाइब्रेरी है। मतलब ये एक प्लस पॉइंट इतना बन गया है कि यहाँ पर मुखर्जी नगर का जीटीबी नगर से लेके और जीटीबी नगर से लेके मुखर्जी नगर तक लगभग 150 से 200 कोचिंगें हैं। तो यहाँ पर ये बच्चे के लिए कोई दिक्कत नहीं, हर विषय के विशेषज्ञ मौजूद हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है सच में और वो नौकरी प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पर आने से अच्छा, मतलब जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर यहाँ पर आता है तो उसको सुविधाओं की दिक्कत नहीं है, सुविधाएं उसको पूरी तरह से हैं। खाना में टिफिन से लेकर के, और बहुत सारे लोग होते हैं जो घर पे आके खाना बना देते हैं, आप जैसा बनवाना चाहते हैं। यहाँ पे कल्चर बहुत अच्छा है कि बच्चे को हर चीज़ तरह की फैसिलिटी मिल जाती है। दूसरा, चूंकि बच्चों का एरिया है तो पूरा माहौल बना हुआ है, भाई ठीक है आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, हमारी कैसे चल रही है, पूरा बच्चों का एकदम माहौल बना रहता है। आप देखिए, आप देखेंगे चाय की यहाँ पर देखेंगे गांव में कहीं 1 या 2 जगह पर चाय की दुकान होती है, यहाँ पर आप यहीं बत्रा कैंपस में देखेंगे कम से कम 6 से 7 चाय की दुकान सिर्फ इतने दूरी में है। तो यहाँ पर खाने पीने बाकी चीज़ों की एकदम कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया रहता है। बच्चे आ जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, पढ़ते हैं, जो मेहनत करते हैं बच्चे वो रिजल्ट भी देते हैं। तो ये चीज़ है बहुत, मतलब एक जर्नी भी बहुत शानदार होती है बच्चे के जीवन में। जब वो आता है कंपटीशन में तो वो बहुत अच्छा फील करके जाता है कि यार सच में पढ़ाई अगर होती है, अगर ये कुछ चीज़ें पहले सीख जाता तो शायद उसके और भी चीज़ों में काम आता। तो यहाँ पे आने का फ़ायदा तो बहुत है। हाँ, ये तो है। मतलब यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट आना चाहता है तो उससे भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम सर लोग नहीं होने देते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और बच्चों को भी, सभी लोगों को, दर्शकों को भी बहुत बहुत